रवि की मां ने प्लेट में कुछ हरी, लाल और नारंगी गोलियां जल्दी जल्दी रखते हुए कहा, काश कोई याददाश्त बढ़ाने वाली दवा, विटामिन एम का आविष्कार करता, वे इसे यही नाम दे सकते थे और हम इसे बूढ़े लोगों को दे सकते थे ताकि उनकी याददाश्त बेहतर हो सके। शश, दादाजी सुन लेंगे। रवि ने रॉकिंग चेयर पर बैठे कमजोर बूढ़े शरीर वाले इंसान की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अखबार को पढ़ने के लिए अपनी नाक के बिल्कुल पास पकड़े हुए थे। चिंता मत करो, मुझे संदेह है कि दादाजी मुझे सुन सकते हैं। वे इन दिनों न तो ठीक से सुनते हैं, न ठीक से देखते हैं, और न ही उन्हें कुछ ठीक से याद रहता है। मुझे खुशी है कि तुम्हारी छुट्टियां आज से शुरू हो गई हैं। अब तुम उनकी देखभाल कर सकते हो। पिछले महीने तो वह रुकीं और उस घटना को याद करके सिहर उठीं। ये पिछले महीने की ही बात थी जब रवि के दादाजी उनके साथ रहने आए थे, क्योंकि वे अकेले रहने के लिए बहुत बूढ़े हो गए थे। वह एक मुश्किल समय था जब दादाजी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने अनजाने में अपनी दवाओं की डबल डोज ले ली थी और एक बार वे टहलने गए और वापस आने का रास्ता भूल गए। दादाजी अपनी बेटी अर्थात रवि की मां पर बहुत गुस्सा हुए थे जब उन्होंने जिद की थी कि वे फिर कभी अकेले बाहर नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें बता दूं विद्या, उन्होंने अपनी बेटी से कहा, कि मैं अपने 75 वर्षों के अधिकांश समय में अपनी देखभाल खुद करता आया हूं। 10 साल पहले तुम्हारी मां की मृत्यु के बाद मैंने उनकी जिम्मेदारियां ये भी संभाली और खाना बनाना, खरीदारी करना और घर संभालना भी किया। पहले तो तुम मुझे इस भयानक भीड़ भाड़ वाले शहर में आने और अपने साथ इस छोटे से तंग फ्लैट में रहने के लिए मजबूर करती हो, और फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे अपने दम पर बाहर जाने से मना करने का अधिकार है। दादाजी को शहर के जीवन का शोर शराबा और बिजी लाइफ पसंद नहीं थी, और जब वे अकेले होते थे तो वे अक्सर शहर में बने अपने छोटे से ईंट के घर के बारे में कहते थे। कितनी शानदार जगह थी, बगीचे में आम का वह बड़ा पेड़, वहां शाम के समय इतनी शांति होती है कि आप एक पत्ती गिरने की आवाज भी सुन सकते हैं। लेकिन फिर दादाजी एक देर शाम बगीचे में टहलते समय फिसल कर गिर गए थे और पूरी रात बाहर ही पड़े रहे, क्योंकि घर पर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। यह 1 महीने पहले की बात थी, और इसी वजह से रवि की मां ने उस छोटे से ईंट के घर में ताला लगा दिया और दादाजी को अपने साथ रहने के लिए ले आई। चाहे कुछ भी हो जाए रवि, तुम्हें दादाजी को अकेले बाहर नहीं जाने देना है। उन्होंने रवि को निर्देश दिया और दोपहर के भोजन के बाद दादाजी को दी जाने वाली दवाओं के बारे में भी समझाया। अपने पिता की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, मैं काम पर जा रही हूं पापा। रवि आपकी देखभाल के लिए यहीं रहेगा। उसकी छुट्टियां आज से शुरू हो गई हैं। रवि को अपनी मां का अत्यधिक तेज स्वर अच्छा नहीं लगा, जो वह दादाजी से बात करते समय इस्तेमाल करती थीं, मानो वे किसी ऐसे बच्चे से बात कर रही हों जो ठीक से सुन या समझ नहीं सकता। दादाजी धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर झूलते रहे और उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि उन्होंने मां की बात सुनी भी है। चिंता मत करो मम्मा, रवि ने अपनी मां के चिंतित चेहरे को देखते हुए कहा। उसे उनके लिए दुख हो रहा था। आप काम पर जाइए, दादाजी घर पर मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहेंगे। क्या हम शतरंज खेलें या क्रिकेट मैच देखें दादाजी? मां के जाने के बाद रवि ने पूछा। दादाजी शतरंज का खेल बहुत शानदार, समझदारी और चालाकी से खेलते थे, और रवि ने पाया कि जब से दादाजी उनके साथ रहने आए थे तब से उसका अपना खेल भी काफी सुधर गया था। ये वह शुरुआती चाल है जो कार्पोव ने कंप्यूटर के खिलाफ खेलते समय चली थी, दादाजी एक मोहरा हिलाते हुए रवि से कहते। या तुम वही गलती कर रहे हो जो बॉबी फिशर ने स्पासकी के खिलाफ अपने ऐतिहासिक मैच में की थी। वे शतरंज के उन हजारों खेलों को कैसे याद रख सकते हैं और फिर भी उन लोगों के नाम भूल जाते हैं जिनसे वे अक्सर मिलते हैं? रवि ने आश्चर्य से सोचा। तुम शतरंज की बिसात लगाओ, दादाजी ने अपना अखबार नीचे रखते हुए कहा। मैं बस नुक्कड़ की दुकान तक जा रहा हूं, यह देखने के लिए कि तमिल अखबार आया है या नहीं। पापा आमतौर पर घर आते समय आपके लिए तमिल अखबार लाते ही हैं, लेकिन अगर आपको यह तुरंत चाहिए तो मैं अभी जाकर आपके लिए खरीद लाता हूं, रवि ने प्रस्ताव रखा। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी मां की तरह नहीं होने जा रहे हो रवि। क्या उसने तुमसे कहा है कि मुझे अकेले बाहर न जाने दूं? तुम्हें मुझे कैदी बनाकर रखने को कहा है ना? रवि को एक पल के लिए गिल्टी फील हुआ, फिर जल्दी से संभल कर बोला, बिल्कुल नहीं दादाजी। मम्मा आपके साथ कभी भी एक बच्चे या कैदी की तरह व्यवहार नहीं करेंगी। अच्छा, दादाजी ने चालाकी से कहा, तो फिर तुम्हें मेरे बाहर जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपनी सुंदर चमकदार काली मेहोगनी की लाठी उठाई, जिसके पीतल के हैंडल पर चील के सिर की शेप बनी हुई थी, अपनी चमकीली पीली टोपी पहनी और कहा, रवि, तुम्हारे बिसात बिछाने से पहले मैं घर वापस आ जाऊंगा। और वे अपनी लाठी को मटकते हुए बड़े आत्मविश्वास से चल दिए, जिससे रवि कंफ्यूज हो गया। यदि वह उनके साथ जाने की जिद करता तो दादाजी को ठेस पहुंचती, और यदि उसकी मां को पता चलता कि रवि ने उन्हें अकेले बाहर जाने दिया है तो वह आग बबूला हो जाती।
जब दादाजी नीचे गए तो उसने लिफ्ट का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। रवि ने फैसला किया कि वह चुपके से सुरक्षित दूरी से दादाजी का पीछा करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। पार्ट 2। रवि बिल्डिंग से ठीक उसी समय बाहर भागा जब उसने दादाजी की पीली टोपी को कोने से गायब होते देखा। दादाजी सबसे पहले बच्चों के पार्क में गए, जहां उन्होंने अपने लिए मूंगफली खरीदी, और एक बेंच पर बैठ गए। बच्चों को खेलते हुए देखने लगे। रवि को हाथी के आकार में छंटी हुई एक झाड़ी के पीछे छिपना पड़ा ताकि वह दिखाई न दे। अचानक एक छोटा बच्चा उसके पास आया और उसने पूछा, क्या आप लुका छिपी खेल रहे हैं? मैं आपको छिपने के लिए इससे बेहतर जगह दिखा सकता हूं। शश शश। रवि इससे पहले कि कुछ और कह पाता, उसने एक तेज आवाज सुनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को भगाने की? तुम कौन हो? वह उस छोटे बच्चे की मां थी। शशश शशश, रवि ने महिला से कहा। मैं तुम्हें शशश करना सिखाती हूं, बदतमीज लड़के, महिला ने छतरी को डराने वाले अंदाज में उठाते हुए कहा। रवि के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तब थी जब उसे झाड़ी के पीछे से घुटनों के बल रेंगते हुए पार्क से बाहर निकलना पड़ा। वह अपने भाग्य को धन्यवाद दे रहा था कि दादाजी ने इस शोर शराबे को नहीं सुना था और उसे नहीं देखा था। दादाजी का अगला पड़ाव चाय की स्टॉल थी, और इस बार रवि ने उन्हें देखने के लिए एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे जगह बनाई। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी जब पेड़ के नीचे बैठे दुकानदारों ने उसे अजीब नजरों से देखा। यह इलाका हमारे द्वारा बुक किया गया है, एक महिला ने कहा, जो प्लास्टिक की कंघियां बेच रही थी, उसी लहजे में जो वह लाउडस्पीकर न मिलने पर किसी सभा को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। यहां किसी नए विक्रेता के लिए कोई जगह नहीं है। शश, इतनी जोर से मत बोलो। क्या मैं ऐसा लग रहा हूं कि मैं कुछ बेच रहा हूं? रवि ने उससे पूछा। जोर से कौन बोल रहा है? उस बूढ़ी महिला ने कहा, अपनी आवाज को इतना ऊंचा करते हुए कि रवि को लगा जैसे वह पूरे शहर के पार से उससे बात कर रही हो। आप किस पर जोर से बोलने का आरोप लगा रही हैं? और वह भी पेड़ के पीछे से। आप किससे छिप रहे हैं? रिबन और क्लिप बेचने वाले एक अन्य विक्रेता ने पूछा। वह भी उन भाग्यशाली लोगों में से एक थी जिन्हें कभी मेगाफोन की आवश्यकता नहीं होती। क्या आप हम में से किसी के बारे में बात कर रहे हैं? एक अन्य विक्रेता ने पूछा। उनके एक समूह ने रवि को घेर लिया। ओह ठीक है। रवि ने हार मान ली और एक चमकदार चांदी के रंग की कार के पीछे छिप गया और खिड़कियों के माध्यम से अपने दादाजी पर नजर रखने लगा। दादाजी ने आराम से एक मीठी चाय की चुस्की ली। उन्हें घर पर चीनी मना थी, फिर 2 केले खाए और फिर ठेले से खरीदी गई आइसक्रीम का मजा लिया। अगर मां ने यह देख लिया होता तो वे बेहोश ही हो जाती, रवि ने सोचा। जब तक दादाजी ने अपना नाश्ता खत्म किया, रवि को गर्मी लग रही थी। वह परेशान था और बेहोश होने की कगार पर था। जब उसने देखा कि दादाजी सड़क पार करते समय ट्रैफिक के बीच टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, तो उसका दिल चिंता से धड़कने लगा। जब उसने ब्रेक की चीख सुनी तो उसने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर लीं और आंखें खोलीं तो देखा कि दादाजी बार्बर शॉप में प्रवेश कर रहे थे। अब दादाजी का सिर टेबल टेनिस की बॉल की तरह गंजा था, इसलिए रवि ने फैसला किया कि पास से देखना ठीक रहेगा। उसने सड़क पार की, पहले नाटकीय रूप से बाईं और फिर दाईं ओर देखा और फिर जल्दी से बार्बर शॉप के बगल वाली दुकान में घुस गया। लेकिन कुछ ही पलों बाद महिलाओं की चीखों की बौछार के बीच उसे बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वह वास्तव में एक लेडीज हेयर ड्रेसिंग सैलून था। अच्छा ही हुआ कि मुझे बाहर निकाल दिया गया, रवि ने सोचा, क्योंकि उसने दादाजी को बस स्टॉप की ओर तेजी से बढ़ते हुए देखा और ओह नहीं, वे वहां रुकने वाली पहली बस में चढ़ रहे थे। बस के लिए दौड़ना और उसके चलने से कुछ सेकंड पहले उस पर कूदना किसी छोटे जासूस को रोक देता, लेकिन रवि को नहीं, जो बस में जगह पाने के लिए संघर्ष करते हुए हाँफ रहा था। बस के अंदर गर्मी थी, इसलिए दादाजी ने अपनी टोपी उतारी तो नीचे भूरे बालों से भरा सिर दिखाई दिया। रवि चौंक गया। उसने सोचा, निश्चित रूप से दादाजी ने बार्बर शॉप से विग नहीं खरीदी होगी। वह बस के आगे के हिस्से की ओर उस टोपी पहनने वाले का सामना करने के लिए बढ़ा। वह पूरी तरह से एक अजनबी था। उसने सफेद पायजामा और शर्ट पहनी हुई थी, जो दादाजी की मानक पोशाक थी, और बिल्कुल दादाजी जैसी ही पीली टोपी थी। लेकिन रुकिए, उस टोपी के किनारे पर कॉफी का दाग था, बिल्कुल दादाजी की टोपी की तरह। दादाजी की टोपी! रवि खुद को चिल्लाने से नहीं रोक सका। वह अजनबी मुस्कुराया और उसने रवि को बताया कि बार्बर शॉप में एक दयालु बूढ़े सज्जन ने जिद की थी कि वह उनकी टोपी ले ले, क्योंकि धूप बहुत तेज थी। यह दादाजी का व्यवहार था, हमेशा उदार। लेकिन दादाजी कहाँ थे? पार्ट 3। रवि वापस बार्बर शॉप पर गया। दादाजी वहां नहीं थे, वे पार्क में भी नहीं थे। रवि बेहद घबरा गया। आखिर उसकी मां ने उसे दादाजी की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसने एक टेलीफोन बूथ से पहले अपनी मां को और फिर अपने पिता को फोन करने की कोशिश की, लेकिन दोनों नंबर बिजी थे।
चिंता से बेहाल होकर रवि घर लौट आया, ये सोचते हुए कि क्या दादाजी वापस आने का रास्ता ढूंढ पाएंगे। उसकी खुशी और राहत का ठिकाना न रहा जब उसने गेट खोलते ही दादाजी के बेडरूम से उनके खर्राटों की आवाज सुनी। वह बेड के पास घुटनों के बल बैठ गया और अपना गाल दादाजी के चेहरे से सटा दिया। दादाजी की झुर्रीदार त्वचा पर नक्शे की रेखाओं से भी अधिक सिलवटें थीं। दादाजी से नीलगिरी के मरहम और शेविंग क्रीम की महक आ रही थी। रवि अचानक अपने दादाजी के प्रति अत्यधिक प्रेम से भर गया और उसने उन्हें गले लगा लिया, लेकिन दादाजी केवल नींद में बड़बड़ाए। उसने दादाजी से कोई सवाल न करने का फैसला किया क्योंकि तब उसे यह खुलासा करना पड़ता कि वह उनका पीछा कर रहा था। रवि की मां ने कार्यालय से वापस आने पर पूछा, आज तुम दोनों ने क्या किया? मेरी सुबह शांत रही, लेकिन मुझे नहीं पता कि रवि कहाँ था। वह घर पर रहकर मेरी देखभाल करने के बजाय बस कहीं गायब हो गया, जैसा कि तुमने उससे कहा था। दादाजी ने शांति से उत्तर दिया, जबकि रवि बस उलझन और शर्मिंदगी से देखता रह गया। दादाजी के पास रवि के लिए एक और सरप्राइज था, एक उपहार में लिपटा हुआ पार्सल। लेकिन पापा, रवि का जन्मदिन 3 महीने पहले था। क्या आप भूल गए? रवि की मां ने बेसब्री से कहा। नहीं, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि मैं अपने जन्मदिन पर घर के हर बच्चे को उपहार देता हूं। क्या तुम भूल गई हो? दादाजी ने बड़े गंभीर होकर पलटकर जवाब दिया। रवि की मां का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उन्होंने कैलेंडर की तरफ एक सहमी हुई नजर डाली, जिस पर उन्होंने साल की शुरुआत में लाल रंग से गोला बनाया था और लिखा था, पापा का जन्मदिन। वहां उनके लिए भी एक उपहार था और रवि के पिता के लिए भी, क्योंकि दादाजी अभी भी उन्हें अपने बच्चे ही मानते थे। दादाजी रवि के पिता की ओर मुड़े, जो अभी अभी कमरे में आए थे। मुझे लगता है कि मेरी बेटी को अपनी याददाश्त के लिए कुछ विटामिन एम की जरूरत है। रवि की मां का चेहरा शर्म से और भी गहरा लाल हो गया और रवि के पिता उलझन में दिखे। रवि ने अपना उपहार खोला तो उसे एक मोटी किताब मिली, द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज। शानदार कहानियां ये हैं रवि। तुम जासूस बनने के बारे में बहुत अच्छे टिप्स यहां से सीख सकते हो। उदाहरण के लिए, जब कोई किसी संदिग्ध का पीछा कर रहा हो तो मूर्ख बनने से कैसे बचा जाए। दादाजी ने बड़ी गंभीरता से कहा। मुझे नहीं लगता कि वह जासूस बनना चाहता है। क्या तुम बनना चाहते हो, रवि? उसके पिता ने और भी उलझन में दिखते हुए पूछा। मैंने अभी तक तय नहीं किया है, रवि ने जवाब दिया, क्योंकि वह यह तय करने में बहुत व्यस्त था कि दादाजी की आंखों में जो चमक थी वह एक मासूम सी मुस्कान थी या कोई शरारत भरी चमक। तो ये थी चैप्टर विटामिन एम की पूरी कहानी, लाइन बाय लाइन, हिंदी में। इंग्लिश को इसी तरह इजी वे में समझने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल Amit Affection. Learn English with ease.